मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक। ये जैसे एक मायावी दुनिया है और इस चमक धमक के पीछे करोड़ों रुपए का गैर कानूनी व्यापार चलता है। सोना, हीरा या नशीली दवाएं तस्करी करने के लिए स्मगलर्स ऐसे कई तरीके चुनते हैं जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है, लेकिन उनके सामने ढाल बनकर खड़े हैं कुछ निडर कस्टम ऑफिसर्स। आज देखेंगे ऐसी एक कहानी के लीड में है इमरान हाशमी और इस वेब सीरीज का नाम है तस्करी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की पागलों की तरह दो हट्टे कट्टे आदमियों के पीछे भाग रही है। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों आदमियों ने लड़की से कुछ छीना है। उनमें से एक के हाथ पर गोली का जख्म है, दूसरा उसे खींच कर ले जा रहा है। लड़की हार मानने वाली नहीं है, वो गलियों में उनका पीछा करती रहती है। एक जगह पर वो सड़क किनारे एक वैन से तरबूज उठाती और एक आदमी के सिर पर निशाना लगाकर मारती है और बिल्कुल सटीक निशाना। आदमी का सिर पर चोट लगती है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। लड़की तुरंत जाकर उसका पैर पकड़ती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हाथापाई के बाद वो दोनों आदमी खुद को छुड़ाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। एक समय वो नदी किनारे पहुंचते हैं और एक नाव पर सवार होकर पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। हताश होकर लड़की घाट के पास एक बेंच पर बैठकर हांफने लगती है। ठीक उसी पल एक आदमी आता है। वो पानी की एक बोतल आगे बढ़ाते हुए लड़की से कहता है, इतनी तेज पीछा करके तुम थक गई होगी स्वाति, पानी नहीं पिया तो शरीर का सिस्टम बिगड़ जाएगा। वो आदमी मजाक के अंदाज में बात कर रहा था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उसने लड़की को उसके नाम से पुकारा। लड़की का नाम है स्वाति। वो आदमी इसके बाद लगभग जबरदस्ती स्वाति को खींचकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। उस आदमी का नाम है अर्जुन मीना। वो कस्टम सर्विस ऑफिस में एक सुपरिंटेंडेंट था, लेकिन फिलहाल वो सस्पेंडेड है। वो सस्पेंड क्यों हुआ ये कहानी थोड़ी देर बाद के लिए बचा कर रखते हैं। अभी प्रेजेंट की बात करते हैं। अर्जुन गाड़ी में बैठकर रमेश नाम के किसी आदमी को फोन करता है और सीधा कह देता है कि अगर बेटी को वापस पाना है तो 50 लाख रुपए लगेंगे। दूसरी तरफ स्वाति गाड़ी में बैठी और डर के मारे बुरी तरह रो रही थी। अर्जुन उसे शांत करने के लिए बोलता है, थोड़ा और सब्र करो, सारा दर्द कम हो जाएगा। अब नजारा बदलता है और हम मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं। 2000 एकड़ जमीन पर फैला हुआ ये बहुत बड़ा कारोबार है। यहाँ हर दिन लगभग 1000 फ्लाइट्स उड़ती है और 1.5 लाख से ज्यादा मुसाफिर आते जाते हैं और 20,000 टन के सामान के इस पहाड़ के पीछे घात लगाकर बैठे होते हैं तस्कर। तस्कर का मतलब होता है चोर या स्मगलर। आमतौर पर विदेश से कोई कीमती चीज लाने के लिए सरकार को एक तय रेट पर टैक्स देना पड़ता है। इस टैक्स को चुराने के लिए जो लोग नए नए तरीकों से एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से सामान पार करते हैं वही तस्कर कहलाते हैं। सोना से लेकर हीरा तक सब कुछ वो गलत तरीके से देश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है कस्टम्स ऑफिसर। उनकी आंखों में धूल झोंककर या उनकी जेब में रिश्वत डालकर कीमती सामान निकाल लेना ही उनका फायदा है। इस लुका छुपी के खेल में कभी तस्कर जीतते हैं तो कभी कस्टम ऑफिसर्स, और कभी कभी दोनों का ही फायदा हो जाता है। तो आज के दिन दिखाया जाता है कि दुनिया के अलग अलग कोनों से बहुत ही छिपा कर कीमती सामान मुंबई आएगा और लोग कस्टम ऑफिसर्स को चकमा देकर निकलने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आज के खेल में कौन जीतेगा। यहाँ हम कुछ लोगों को देखते हैं, जैसे मिलान शहर से शालिनी सिंह, अल्दीरा से वरुण कटारिया, बैंकॉक से हेमा कंघानी और एडिस अबाबा से स्वाति सालुनखे। ये सब अलग अलग तरीकों से सोना और डायमंड छिपाकर कस्टम्स पार करने की तैयारी कर रहे हैं। शालिनी को देखा जाता है कि वो अपने बैग की हर परत में कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपए की सामान छिपाती है। वरुण अपने लैपटॉप के अंदर सोने के पतले बार्स अलग अलग पुर्जों के साथ जोड़ देता है, जिसकी कीमत 65 लाख रुपए है। हेमा अपनी घड़ी के अंदर 6 लाख रुपए के डायमंड्स ले जाने वाली है और स्वाति, जिसे अर्जुन ने पकड़ा था, वो चॉकलेट की तरह निकलकर अपने पेट के अंदर 52 लाख रुपए की हीरोइन ले जा रही है। सब अपनी अपनी जगहों से मुंबई के लिए रवाना होते हैं। मुंबई के कस्टम ऑफिसर अब्बास ओमार को उसका खबरी विकी जानकारी देता है कि हेमा नाम की एक औरत बहुत बड़ी खेप लेकर मुंबई आ रही है। अगर पकड़ लिया तो बड़ा इनाम मिलेगा। सारी जानकारी लेकर ऑफिसर ओमार काफी खुश होता है और उसे पकड़ने की तैयारी में बैठ जाता है। उधर हम हेमा को प्लेन में चढ़ते हुए देखते हैं। वो अपने पास बैठे एक परिवार और उनके बच्चे के साथ बहुत अच्छी दोस्ती कर लेती है। ये जो 4 स्मगलर या तस्कर प्लेन से आ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है और 48 घंटे पहले क्या हो चुका है। 48 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले पार्लियामेंट में विपक्ष ने कस्टम्स की गलतियों की वजह से देश के भारी आर्थिक नुकसान का मुद्दा उठाया था। इसका सारा इल्जाम फाइनेंस मिनिस्टर पर आता है या फाइनेंस मिनिस्टर विभाग की चर्चा होती है और हर साल जितना सोना बॉर्डर पार करता है उसका आधा टैक्स भी कस्टम के पास नहीं आता। आखिर लापरवाही कहाँ है? मंत्री अविनाश कई कारण बताते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अब और भी सख्ती से काम करना होगा। जरूरत पड़े तो जिम्मेदार अफसरों को काम पे लगाओ और उन्हें प्रमोशन दो, वरना आने वाले चुनावों में कुर्सी डगमगा जाएगी। इसलिए मंत्री अविनाश ऑफिस के बाहर निकलते ही फोन करते हैं और कुछ ईमानदार, ताकतवर और काम के भूखे अफसरों को काम पे लगने का हुक्म देते हैं। इसी सिलसिले में प्रकाश कुमार नाम के एक बहुत ही सख्त कस्टम ऑफिसर की एंट्री होती है। हम देखते हैं कि प्रकाश कुमार अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि स्वाति बहुत घबराई हुई हालत में एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी। तभी पहले सीन वाले 2 आदमियों में से एक उसका पीछा करता है और किसी को फोन पर इसकी खबर देता है। दूसरी तरफ शालिनी को देखा जाता है। वो कस्टम्स ऑफिसर के पास आकर कहती है कि वो सिर्फ 3 आईफोन लाई है और उसे रिकॉर्ड में दर्ज करवाती है। वो आसपास देखकर ऑफिसर से धीरे से कहती है, आपका हिस्सा शाम तक पहुंच जाएगा। ऑफिसर चुपचाप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है और उसका बैग और पासपोर्ट चेक करता है और शालिनी को जाने देता है। इधर ऑफिसर ओमार हेमा को पकड़ने के लिए बैठा था। हेमा उस परिवार के साथ आती है जिससे उसने दोस्ती की थी, लेकिन ऑफिसर ओमार उस परिवार को जाने देता है और सिर्फ हेमा को रोक लेता है। हेमा शुरुआत में थोड़ा नाटक करती है, लेकिन फिर ऑफिसर की मदद करने लगती है। ऑफिसर जब बैग स्कैन करता है तो उसे घड़ी के 3 बॉक्स दिखाई देते हैं। ऑफिसर पूछता है, क्या ये घड़ियां हैं? हेमा कहती है, ये उसके परिवार वालों के लिए गिफ्ट है। ऑफिसर बैग खोलकर बॉक्स को उलट पलट करके चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। हेमा घड़ियों की रसीद भी दिखा देती है। ऑफिसर का मुंह उतर जाता है और वो उसे छोड़ देता है। हेमा मुस्कुराते हुए बाहर निकल आती है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, अपराधी अगर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। खैर, हेमा अब उसी परिवार के कमरे में आती है जो उसके साथ आए थे। वहाँ छोटी बच्ची के हाथ में एक गुड़िया थी। असल में उस गुड़िया के अंदर छिपाकर 31 करोड़ रुपए के पिंक डायमंड्स वो लाई थी। अब सोचिए उसने कैसे सबकी आंखों
आंखों में धूल झोंक दिया। इस काम के बाद दिखाया जाता है कि खबरी विकी को माल सही सलामत निकालने के बाद में कमीशन मिलता है। इसका मतलब है कि विकी एक तरफ खबरी है और दूसरी तरफ चोरों से भी मिला हुआ है। दूसरी तरफ विकी ने घर के मालिक को भी पहले से सावधान कर रखा था। इसके बाद हम प्रकाश कुमार को देखते हैं जो चीफ कमिश्नर से मिलने ऑफिस आता है। फिर हम स्वाति को देखते हैं, वो एक टैक्सी में जा रही थी और उसे बहुत पसीना आ रहा था। तभी अचानक टैक्सी रुकवा कर वही दो आदमी अंदर घुस जाते हैं। स्वाति बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके नाक पर घूसा मारते हैं और उसे चुप रहने को बोलते हैं। इसके बाद वो स्वाति के फोन से उसके अंकल को फोन करते हैं और 50 लाख डॉलर की फिरौती मांगते हैं। आखिर में बात 25 लाख पर पक्की होती है। अंकल इसके बाद रघु नाम के आदमी को बुलाकर बोलते हैं काम आ गया है और उसे सब समझा देते हैं। इसके बाद हम फिर प्रकाश को देखते हैं। चीफ कमिश्नर उसकी फाइल देकर कहते हैं तुम्हारी ज्वाइनिंग कल है तो तुम आज क्यों आए हो? प्रकाश कहता है मैं एक दिन पहले ही आ गया ताकि एयरपोर्ट घूमकर देख सकूं। चीफ उसे ज्यादा भाव दिए बिना जाने लगते हैं। तभी प्रकाश कहता है कि उसने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें एयरपोर्ट की बहुत सी कमियां और यहाँ के अफसरों की मिली भगत के बारे में लिखा है। चीफ चिढ़कर पूछते हैं तुम्हें लगता है मेरे ऑफिसर भ्रष्टाचार में शामिल हैं? प्रकाश हाँ कहता है लेकिन चीफ मानने को तैयार नहीं होते। ठीक उसी वक्त वहां से वरुण गुजर रहा था। प्रकाश उसे रोकता है और उसका बैग चेक करने को बोलता है। वरुण कहता है कि उससे जल्दी है और उसका बैग पहले ही चेक हो चुका है, लेकिन प्रकाश जिद करता है। जबरदस्ती उसका लैपटॉप बैग स्कैन किया जाता है। प्रकाश को शक हो जाता है पर वरुण कहता है इसमें सिर्फ मेरा डेटा है, स्कैन करने से खराब हो जाएगा। प्रकाश नहीं मानता और लैपटॉप का पिछला हिस्सा खोलकर गोल्ड बार्स निकाल लेता है। वरुण बहाना बनाता है कि ये उसका नहीं है पर सब समझ जाते हैं वो झूठ बोल रहा है। वरुण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चीफ कमिश्नर समझ जाते हैं कि प्रकाश काम का आदमी है, इसलिए उसे आज ही ड्यूटी ज्वाइन करने को बोलते हैं। प्रकाश चीफ को सलाह देता है कि यहाँ के 30 अफसरों का ट्रांसफर करके नए लोगों को लाना चाहिए। चीफ कहते हैं कि एक साथ 30 लोगों को बदलना मुमकिन नहीं है। तभी चीफ के पास एक मंत्री का फोन आता है। मंत्री का एकलौता दामाद सिंगापुर आ रहा है और उसका प्रोटोकॉल देखना है। चीफ ये जिम्मेदारी प्रकाश को देता और कहता है पहला काम अच्छे से करना। प्रोटोकॉल का मतलब है उसे वीआईपी इंसान को खास मेहमान की तरह ट्रीट करना है और बिना किसी परेशानी के बाहर निकालना है। एयरपोर्ट से बाहर निकालने तक उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचाना था और चेकिंग तो बस नाम की होनी थी। प्रकाश सिर्फ जवान और बहादुरी नहीं था बल्कि बहुत बुद्धिमान भी था। वो जानता था कि अगर मंत्री के दामाद की ठीक से खातिरदारी नहीं की तो क्या हो सकता है। इसलिए उसने दामाद सिद्धार्थ गुप्ता की ऐसी खातिरदारी की जिससे मुंबई एयरपोर्ट के ऑफिसर पूरे साल याद रखेंगे। उसने ये सब कैसे किया वो आगे पता चलेगा। प्रकाश पहले सीसीटीवी रूम में जाता है और वहां से सिद्धार्थ पर नजर रखता है। सिद्धार्थ प्लेन से नीचे उतरता है लेकिन उसे रिसीव करने कोई नहीं आता, जबकि उसे वीआईपी सर्विस तो मिलनी चाहिए थी। आम लोगों के भीड़ के बीच फंसकर सिद्धार्थ बहुत चिढ़ जाता है। वो अपने असिस्टेंट को फोन करता है तो असिस्टेंट से पता चलता है कि उसने खुद मंत्री जी से बात की है और जिम्मेदारी दे दी गई है। सिद्धार्थ गुस्से में अकेले ही आगे बढ़ने लगता है, जबकि उसे वीआईपी सर्विस नहीं मिल रही थी, इसलिए उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रकाश लगातार सीसीटीवी फुटेज देख रहा था कि सिद्धार्थ कहाँ जा रहा था। इसी बीच चीफ 2 बार प्रकाश को फोन करते हैं लेकिन प्रकाश फोन काट देता है। एक जगह प्रकाश कैमरा जूम करके सिद्धार्थ की घड़ी देखता है और वो बहुत कीमती घड़ी थी। अब प्रकाश बाहर निकलता है और कस्टम ऑफिसर ओमार की लाइन में जाता है। वहाँ वो एक गार्ड थापा के जरिए ऑफिसर ओमार को एक तरह से उकसा देता है। अब जब सिद्धार्थ वहाँ से गुजरने लगता है तो ऑफिसर ओमार उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो बिना कस्टम चेकिंग के जा रहा था। सिद्धार्थ पहले ऑफिसर का नाम पूछता और कहता है तुम मेरी चेकिंग करोगे? क्यों, क्या किसी ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया? अब ऑफिसर उसकी हाथ की घड़ी पर सवाल उठाता है कि इतनी महंगी घड़ी कहाँ से आई? सिद्धार्थ कहता है ये उसने मुंबई से ही खरीदी थी, लेकिन ऑफिसर ओमार तो बड़ी रिश्वत की उम्मीद में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। सिद्धार्थ उसे 2 लाख रुपए की रिश्वत देने की कोशिश करता है पर ऑफिसर नहीं मानता और उसे साइड वाले कमरे में ले जाता है। वहाँ वो सिद्धार्थ को थप्पड़ मार देता है, कहता है करोड़ों की घड़ी और मुझे सिर्फ 2 लाख की रिश्वत, मैं तुझे भिखारी लगता हूँ क्या? अब सिद्धार्थ अपने ससुर मंत्री को फोन करता है और उसे सब कुछ बता देता है। अगले सीन में हम ऑफिसर अब्बास ओमार और भी कई अधिकारियों को चीफ के सामने देखते हैं। उन सब का ट्रांसफर कर दिया गया है। सिर्फ एक ऑफिसर ओमार की गलती की वजह से सबकी शामत आ गई, क्योंकि जब वो गलती कर रहा था तो बाकी लोगों ने उसे रोका नहीं था। वीआईपी के साथ ऐसा बर्ताव करने की वजह से उन सभी ऑफिसर्स का ट्रांसफर हो जाता है और मंत्री का वो दामाद अब उसे अगले 10 साल तक कस्टम्स में कोई नहीं रोक पाएगा। उसे ऐसी छूट मिल जाती है, जबकि ये आदेश सीधे मंत्री की तरफ से आया था, इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाता और सबका मन खराब हो जाता है। सबको अपनी ड्यूटी छोड़कर जाने का ऑर्डर दिया जाता है। इधर चीफ कमिश्नर प्रकाश को बुलाकर बहुत खड़ी खोटी सुनाते हैं। प्रकाश कहता है इस मामले में ना आपको कोई पकड़ेगा ना मुझे, मेरी ड्यूटी कल से शुरू होनी थी, इसलिए कागजों में मेरा नाम नहीं आएगा और आपके और मेरे बीच जो बातचीत हुई उसका कोई रिकॉर्ड है भी नहीं। चीफ कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ पहले ही ऑफिसर्स कम है। तब प्रकाश 3 लोगों के नाम की लिस्ट देता है, अर्जुन मीना, रवि गुज्जर और मिताली कामत। वो कहता है इनका सस्पेंशन खत्म करके इन्हें वापस बुलाना होगा। चीफ पूछते हैं क्या तुम इन्हें जानते हो? प्रकाश कहता है जानता नहीं हूँ, बस सुना है कि इनका काम बहुत जबरदस्त था। अब कहानी वापस उसी पुराने सीन पर जाती है जहाँ स्वाति को किडनैप करके एक कमरे में बांध कर रखा गया था। अचानक वहाँ रघु आ जाता है और गोलीबारी शुरू करता है। किडनैपर्स स्वाति को छोड़कर भागने लगते हैं। रघु की गोली एक के हाथ में लगती है। इसके बाद स्वाति उनके पीछे दौड़ती है और यही सीन तो हमने शुरुआत में देखा था। अब आखिर में अर्जुन स्वाति को अपनी गाड़ी में बिठाता है। असल में अर्जुन को स्वाति के हीरोइन तस्करी की खबर पहले से थी, इसलिए उसने अपने 2 लोगों के साथ मिलकर उसे किडनैप करने का नाटक रचा था। ये किडनैपर्स मूसा के आदमी थे। वो अब नाव से भाग चुके थे। अर्जुन स्वाति को एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है और उससे 50 लाख रुपए ले लेता है। जैसे ही पैसों का बैग अर्जुन के हाथ में आता है उसे एक कॉल आता है। एक ऑफिसर उसे बताता है कि उसका सस्पेंशन ऑर्डर खत्म हो गया है और उसे तुरंत असिस्टेंट कमिश्नर से मिलना है। अर्जुन स्वाति को छोड़ देता है और रघु से कहता है अपने सेठ से कह देना कि मेरी नौकरी वापस मिल गई है, अब एयरपोर्ट पर तुम्हारी इन कठपुतलियों को ना देखूं। अर्जुन कहता है अगर इतना ही ईमानदार बन गया है तो पैसे वापस कर दे। अर्जुन जवाब देता है पैसों का बैग हाथ में आने के बाद कॉल आया था कि नौकरी वापस मिल गई है, इसलिए ये पैसे मेरे ही हैं, अगर कॉल पहले आता तो पैसे छोड़ देता। इसके बाद अर्जुन वहां से निकल पड़ता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि अब उसका सामना किससे होने वाला है, किसी शेर से या किसी
नकली और भयानक शिकारी से। अब हम एक औरत को देखते हैं जो अपने बच्चे के साथ सब्जी बाजार आई है। वो हर दुकान पर जाकर दाम पूछती है और बहुत देख परख कर सब्जियां खरीद रही थी। सब्जी लेते समय उसे हाथ में पकड़कर ही एहसास हो जाता है कि वजन कम है। सब्जी वाला बहस करने लगता है वजन कम नहीं है, लेकिन वो औरत मानने को तैयार ही नहीं होती। सब्जी वाला कहता है कि वो दोबारा वजन करके दिखा देगा। वो वजन करता है और कहता है पूरा 4 किलो है, लेकिन वो औरत कहती है मैंने हाथ में पकड़कर बता दिया ये 3.5 किलो है और आप 4 किलो बोल रहे हो। ठीक से वजन कीजिए वरना बहुत लफड़ा हो जाएगा। सब्जी वाला डर जाता है और मान लेता है कि उसने वजन में हेराफेरी की है। तभी उस औरत को एक ऑफिसर का फोन आता है और ये औरत कोई और नहीं बल्कि सस्पेंड हुई ऑफिसर मिताली कामत है। उसका सस्पेंशन आज खत्म हो गया। अब मिताली के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मिताली अपनी टीम की चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया है। उसे आप गूगल भी कह सकते हैं। जहां दूसरे ऑफिसर्स को आम विदेशी चीजों के दाम भी ठीक से पता नहीं होते, वहां मिताली को दुनिया के बहुत ही दुर्लभ और एंटिक चीजों की कीमत मुंह ज़बानी याद है। इसे आप उसका जुनून कह सकते हैं। इसी खूबी की वजह से वो टैक्स की चोरी पकड़ लेती है। मिताली एक सिंगल मदर है और अपनी बेटी के साथ रहती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम एयरपोर्ट का कस्टम्स चेकिंग एरिया देखते हैं। वहाँ एक आदमी एक कर्मचारी के पास आता है और उसका नेम प्लेट पढ़कर पूछता है कुलवीर घर का है तुम्हारा? छत्तीसगढ़। नौकरी के कितने साल हो गए? कुलवीर कोई जवाब नहीं देता और हट जाता है। वो पूछता है इन बातों का क्या मतलब? इसके बाद वो आदमी आगे आकर कहता है दूर जो विदेशी देख रहे हो ना, उनके पास कुछ नहीं मिलेगा और उस तरफ जो बुजुर्ग कपल है उनके पास भी कुछ नहीं है। वो तो अपने किसी प्यारे की राख लेकर आ रहे हैं। फिर वो सामने नेवी ब्लू जैकेट पहने एक आदमी की तरफ इशारा करके बोलता है उससे पकड़ोगे तो काम बन सकता है। कुलवीर चिढ़कर कहता है ये सब मुझे बताकर क्या फायदा और आपको ये सब कैसे पता? वो आदमी मुस्कुराकर कहता है मैं सेंटा क्लॉस हूँ। तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि अब तक एक भी केस नहीं पकड़ पाए हो। कुलवीर उदास मन से उस जैकेट वाले आदमी के पास जाता है। वो उसे पूछता है कि वो कहाँ से आ रहा है और उसका पासपोर्ट मांगता है। वो आदमी थोड़ा घबरा जाता है और बताता है कि वो बैंकॉक से आ रहा है। जैसे ही पासपोर्ट चेक होता है अचानक उसके जैकेट की जेब से 2 बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के छोटे बंदर बाहर निकल आते हैं। कुलवीर तो डर जाता है और पूछता है ये सब क्या है? यहाँ लाना ये सब गैर कानूनी है। वहाँ मौजूद लोग वीडियो बनाने लगते हैं। ये बंदर भारत में लाना मना है, लेकिन अमीर लोगों के बच्चे इन्हें पालतू जानवर के तौर पर बहुत महंगे दामों में खरीदते हैं। इसीलिए इस आदमी ने तस्करी का रास्ता चुना था। 12 घंटे पहले बैंकॉक के चाटुचक मार्केट से इसने ये बंदर खरीदे थे। इन्हें इंजेक्शन देकर सुला दिया था और जैकेट में छिपा लिया था, लेकिन फ्लाइट लेट होने की वजह से बंदरों के नशे का असर खत्म हो गया और वो कस्टम ऑफिसर के सामने ही बाहर निकल आए। लेकिन ये बात सेंटा क्लॉस को कैसे पता चली ये तो ऊपर वाला ही जाने। ये सेंटा क्लॉस असल में रविंद्र गुज्जर है। गुज्जर का पूरा परिवार इनकम टैक्स विभाग में काम करता है। उनके पास रिश्वत के पैसों का इतना बड़ा पहाड़ है कि उसका कोई अंत ही नहीं है। अगर डॉलर की नुमाइश हो तो गुज्जर का परिवार पहले नंबर पर आएगा, लेकिन गुज्जर को यह सब पसंद नहीं था। इसलिए वो खानदानी पेशा छोड़कर कस्टम्स ऑफिसर बना। उसने कसम खाई है कि वो कभी रिश्वत नहीं लेगा। घर वाले उसे पागल समझते हैं और उसे परिवार में कोई भी इज्जत नहीं मिलती, लेकिन वो पागल नहीं है बल्कि बहुत ही भला और रोमांटिक इंसान है। कस्टम्स ऑफिस की एक दुकान में काम करने वाली सुंदर और सुशील लड़की मीनाक्षी उसे पसंद आ जाती है। दोनों के बीच प्यार शुरू होता है और देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। वो अक्सर साथ में ब्रेक लेते हैं और बाहर जाकर कॉफी पीते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट की कॉफी बहुत महंगी थी और ईमानदार गुज्जर के लिए ये खर्च उठाना मुमकिन नहीं था। दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी की बात आगे बढ़ती है। मीनाक्षी का परिवार गुज्जर को इसलिए पसंद करता था क्योंकि वो दहेज नहीं लेगा और धूमधाम के बजाय सादगी से कोर्ट मैरिज करेगा। वो पहले ही कोर्ट जाकर वकील के जरिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। शादी के दिन गुज्जर सज धज कर मिताली और अर्जुन को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच जाता है। पूरा दिन बीत जाता है लेकिन मीनाक्षी नहीं आती। फोन करने पर भी वो नहीं उठाती। आखिरकार शाम को एक मैसेज आता है सॉरी मैं नहीं आ सकती। असल में मीनाक्षी को लगा कि गुज्जर की ईमानदारी सिर्फ दिखावा है, लेकिन गुज्जर सच में ईमानदार था और कोई रिश्वत नहीं लेता था, इसलिए उसकी कमाई कम थी। मीनाक्षी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने शादी तोड़ दी और इस तरह उसकी लव स्टोरी खत्म हो गई। कहानी प्रेजेंट में आती है। अर्जुन अपने पैसों वाला बैग लेकर ऑफिस आता है और बाथरूम में फ्रेश होने जाता है। इसी बीच मिताली और गुज्जर भी ऑफिस पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात भी होती है। मिताली मजाक में पूछती है तो तुम्हारा सस्पेंशन खत्म हो गया? गुज्जर भी हंसी मजाक में जवाब देता है। इसके बाद वो स्टाफ रूम की तरफ बढ़ते हैं। जब अर्जुन वहां से गुजरता है तो बाकी स्टाफ उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो तो सस्पेंड था। अर्जुन उसी ऑफिसर को बुलाता है जिसने उसे फोन किया था और 50 लाख रुपए वाला बैग देकर बोलता है इसे लॉकर में जमा कर दो। वो पूछता है क्या सिर्फ उसे ही बुलाया गया है? ऑफिसर बताता है मिताली और गुज्जर भी आए हैं। अर्जुन मुस्कुराता है, कहता है 3 मूर्तियों के बिना काम कैसे मुमकिन है? फिर वो सब प्रकाश के कमरे में बुलाए जाते हैं। प्रकाश फोन पर बात खत्म करके उनसे हाथ मिलाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। प्रकाश कहता है मुझे यहाँ स्मगलर्स को पकड़ने और इस गैर कानूनी काम को रोकने के लिए भेजा गया है। इसमें मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। मैंने आप तीनों के बारे में बहुत सुना है और इसीलिए आपको वापस बुलाया गया है। वेलकम बैक। मेरे रहते आप किसी की चिंता मत कीजिए, जिसे चाहे पकड़िए। मैं चाहता हूँ कि ये एयरपोर्ट भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए और इसके लिए जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। इसके बाद प्रकाश सबसे बड़े स्मगलर बड़ा चौधरी के बारे में एक रिपोर्ट दिखाना शुरू करता है। बड़ा चौधरी इस पूरे काले साम्राज्य का मालिक है, जो मिलान शहर में बैठकर मुंबई, बैंकॉक, इटली, इथोपिया और अल्डीरा जैसे जगहों पर स्मगलिंग का धंधा चला रहा है। इनकी कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी। बड़ा चौधरी और छोटा चौधरी 2 भाई थे। छोटा चौधरी गैर कानूनी काम करता था